नमस्कार प्यारे बच्चों, सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज एक नया बैच लेके आए हैं हम लोग। और नया बैच जो हम लेके आए हैं, जैसा कि लिखा हुआ है एमएससी प्रवेश मैथमेटिक्स के लिए हम बैच शुरू करने वाले हैं। और एमएससी मैथमेटिक्स की बहुत दिनों से बच्चों की डिमांड चल रही थी, तो जैसे ही सब कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आए हैं तो उसी के साथ ही अपना बैच लेके आए हैं। नया बैच है एमएससी प्रवेश का। एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, कुछ बातें हैं जो अपन अभी बता देता हूँ शुरुआत में। वैसे तो कोई डेमो की ज़रूरत होती नहीं है, प्यारे बच्चे हैं मेरे सारे। और सबसे ज़्यादा फाइनल ईयर में बच्चे पढ़े हुए हैं अपने पास, बीएससी फाइनल ईयर में। तो कुछ मन में प्रश्न है कि सर एमएससी करें तो कैसे करें और उसका क्या बेनिफिट है, किस तरीके से हमें चलना है। तो देखो, एमएससी जो हम मैथ्स की बात करेंगे, एमएससी मैथ्स में अगर बात करेंगे तो दोनों ही ऑप्शन रहते हैं प्यारे बच्चों आपके पास, कि आप किसी भी कॉलेज से रेगुलर स्टूडेंट के रूप में भी कर सकते हैं, या नॉन कॉलेज है जिसको आप प्राइवेट कहते हैं, नॉन कॉलेजिएट के रूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एमएससी मैथमेटिक्स में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है, कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो वही सिलेबस, वही पैटर्न रेगुलर स्टूडेंट्स का भी होगा और वही पैटर्न नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स का भी होगा। ठीक है, सारा सेम सिलेबस होगा, वही बुक्स होंगी, सारे वही पैटर्न होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पेपर एमएससी प्रीवियस में सारे पेपर मैथ्स के होंगे। और टोटल नंबर ऑफ पेपर्स, टोटल कितने पेपर लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेपर्स जो होंगे एमएससी प्रीवियस में प्यारे बच्चों, वो कितने होंगे, 5 पेपर होंगे आपके। टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने होंगे, 5 पेपर होंगे। 5 पेपर्स में किसी पेपर में एक भी बुक है, किसी में 2 बुक है, ऐसे करके सारी चीज़ें, वो तो जैसे जैसे अपन पेपर शुरू करेंगे उसी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब कि सर फिर भी कन्फ्यूजन रह रहा है कि सर रेगुलर करें या नॉन कॉलेज करें। देखिए प्यारे बच्चों, जिसका रेगुलर का एक रुझान है कि मैं रेगुलर ही करूं, तो वो तो रेगुलर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। नॉन कॉलेज और रेगुलर की डिग्री का कोई फ़र्क नहीं होगा। नॉन कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से करते हो आप, या फिर नॉन कॉलेज करते हो, तो कोई फ़र्क नहीं होगा। आपका नॉलेज होना चाहिए, आपके नंबर अच्छे आने चाहिए, आपके मार्क्स आने चाहिए। अब रेगुलर करोगे तो देखो, कॉलेज की फ़ीस लगेगी 2 सालों की, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये एक साल की लगती है, ज़्यादा भी लग सकती है। तो 2 साल के 70-80 हज़ार रुपये तो फ़ीस के लगने, फिर कोचिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि बीएससी में ही हमसे पार नहीं पड़ी कॉलेज में, तो एमएससी में तो कैसे होगा पॉसिबल। और स्वाभाविक सी बात है, क्वालिटी का बहुत डिफरेंस होता है चीज़ों का, तो वो वैसे भी लगने हैं, कोचिंग फ़ीस भी लगनी है, तो लाखों में खर्चा जाएगा। नॉन कॉलेज करोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ कोचिंग का ही चार्ज लगना है, बाकी यूनिवर्सिटी का फॉर्म आएगा तो हम वो बता देंगे आपको, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है, डायरेक्ट एग्ज़ाम देने जाना है, काम ख़त्म। क्योंकि प्रैक्टिकल तो कहीं भी होना नहीं है, चाहे आप रेगुलर करें चाहे नॉन कॉलेज करें। तो मेरा यही कहना है कि भी जिसकी स्थिति अच्छी हो वो रेगुलर कर सकता है, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी रेगुलर करके आप पैसे ख़राब करके उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेरा यही कहना है कि नॉन कॉलेज कर लीजिए आराम से, नॉर्मल सा चार्ज रहता है अपना कोचिंग का, तो उस चार्ज के अंदर अंदर आपकी एमएससी हो जाएगी। भाई रेगुलर करोगे तो कॉलेज फ़ीस के साथ साथ कोचिंग चार्ज तो लगना ही लगना है। अब यहाँ कॉलेज फ़ीस बच जाएगी, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग चार्ज रहेगा, तो कोई समस्या नहीं होगी। यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स आएंगे, फॉर्म्स आपको फिलअप करने, नोटिफिकेशन आएगा, तब हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। बात समझ में आ रही है सबकी। तो मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यही कोशिश करें कि नॉन कॉलेज करें। किसी को रेगुलर का है ही कि भी रेगुलर करो तो रेगुलर कर सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसके बाद में मीडियम रहेगा। देखो, बहुत सारी बातें बतानी है मेरे को इस क्लास में। इसके बाद मीडियम का इश्यू रहेगा कि सर एमएससी हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम होगा, हिंदी मीडियम होगा या इंग्लिश मीडियम होगा प्यारे बच्चों। तो एमएससी में जो भी बुक्स आएंगी, जो भी पेपर आएगा, जो भी एग्ज़ाम कॉपी में लिखना है, एग्ज़ाम सीट में जो भी लिखना है, सारा का सारा इंग्लिश में ही चलेगा, हिंदी में कोई भी काम अब से नहीं होगा। ठीक है, तो बोले सर हम कैसे करेंगे। तो देखो, कुछ बुक्स में तो कोई समस्या ही नहीं है, कुछ बुक्स में तो कोई समस्या ही नहीं है, हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू ही नहीं है कि हम हिंदी मीडियम से आए हैं सर हमारे थोड़ी दिक्कत होगी। तो उस सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो देखो, कुछ पेपर्स तो ऐसे होंगे जहाँ तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं, तो वहाँ तो कोई हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा। कुछ पेपर्स ऐसे हैं
जहाँ थ्योरी भी रहेगी, भी थ्योरम्स भी आएंगी, प्रमेय भी आएंगी हमारे पास। तो उन पेपर्स में सर हमें क्या करना, हम कैसे कर पाएंगे? तो देखिए प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं शुरुआत से, तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। जो बीएससी या ग्रेजुएशन तक हिंदी मीडियम में थे, अब हिंदी मीडियम से किस में मूव कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में आना पड़ेगा, भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो देखिए टोटल थ्योरी जितनी भी थ्योरम्स होंगी सारी की सारी मैं बोर्ड पे लिखूँगा। तो बोर्ड पे लिखने के साथ साथ शुरुआती दिनों में मैं उनका हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा, और उसके साथ साथ इंग्लिश तो लिखवा ही रहा हूँ पूरी बोर्ड पे। तो हिंदी में तो चीज़ें अपन सीख के आए हैं, और थोड़े दिन में वो शब्द आप पकड़ जाओगे, और आप भली भांति जानते हो कि मेरे से बेहतर कोई भी होगा नहीं जो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन पढ़ा सके। तो हिंदी वाले बच्चों को थोड़े दिन में हिंदी के साथ साथ मैं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी सिखा दूंगा। ये कोई ज़्यादा बर्डन या लोड नहीं है। कुछ बच्चे डर जाते हैं कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कोई बर्डन या लोड नहीं है। आप मेरे साथ पढ़ोगे तो बिल्कुल ये चीज़ें दिमाग से बाहर निकाल दीजिए। बीएससी में ग्रेजुएशन में भी तो पढ़ते हैं अपन लोग, सारी चीज़ें पैरेलल चलती हैं। वैसे ही शुरुआत में इंग्लिश लिखने में भी दिक्कत होती है। देखो मैं बिल्कुल जड़ से जानता हूँ कि क्या क्या समस्या है। तो पूरी की पूरी थ्योरम एज इट इज़ मैं बोर्ड पे लिखूँगा, जो जो लिखना है। तो आराम से शुरुआत में नोट करने में भी दिक्कत आती है, जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में मूव करते हैं। तो मैं सारी की सारी चीज़ें बोर्ड पे लिखूँगा पहली चीज़, तो वो कोई इश्यू नहीं होगा। साथ साथ में उन चीज़ों के थोड़े थोड़े हिंदी मीनिंग भी मैं बताता रहूँगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, बहुत आसान भाषा में समझाऊँगा। तो इसलिए वो शब्द जैसे ही आप उस इंग्लिश वाले शब्द की हिंदी सुनोगे तुरंत याद आ जाएगा कि इसका फॉर्मूला हाँ ये सीख के आए थे। तो एक बार दिमाग में पकड़ गए तो बस मुश्किल से 10-15 दिन में तो आप परफेक्ट हो जाओगे कि बिल्कुल मज़ा आ गया सर। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एमएससी हिंदी तो इंग्लिश मीडियम में आए थे तो हमें ये ऐसा कुछ परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरी यही सलाह है कि नॉन कॉलेज ही कीजिए, ज़्यादातर पैसे बचेंगे और किसी प्रकार की कोई बर्डन नहीं होगी। देखो दोनों की ही डिग्री की वैलिडिटी या जिसको हम कहें कि क्या उपयोगिता सेम रहेगी प्यारे बच्चों। मार्क्स अच्छे आने चाहिए, चाहे आप रेगुलर हों चाहे नॉन कॉलेजेट हों, आपका नॉलेज मैटर करेगा। आगे आप नेट गेट जो भी करते हो तैयारी, उन सब के अंदर परसेंटेज 50-55% की रिक्वायरमेंट होती है एमएससी में मिनिमम। बस उसके बाद फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दीजिए, नेट गेट जो भी आप करना चाहते हो आगे, तो बस वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वहाँ ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आप रेगुलर से करके आए हो, आप नॉन कॉलेज करके आए हो, उससे कोई नहीं होगा। आगे भी और कंपटीशन देंगे, टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, जो भी कंपटीशन हम देंगे आगे, तो उन सब में बेटा नॉलेज होगा, टेस्ट लगेगा, नॉलेज गेन होगा। नॉलेज होना चाहिए अपने पास, ज्ञान होना चाहिए। डिग्री की कोई महत्ता नहीं है कि मैं रेगुलर करके आया हूँ, नॉन कॉलेज करके आया हूँ, मैं 1 लाख फीस दे के करके आया हूँ, या मैं गुरुजी के पास पढ़ के आया हूँ, उसकी कोई महत्ता नहीं होगी। नॉलेज की ही महत्ता या उपयोगिता होगी। तो ये सारी चीज़ें हिंदी टू इंग्लिश घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनके साथ साथ हिंदी मीनिंग एक एक लाइन को डिस्कस करता हुआ चलूँगा। तो आप जैसे ही उनकी हिंदी सुनोगे तुरंत कैच आ जाएगा, हाँ इसका मतलब ये। तो धीरे धीरे पकड़ में आ जाती हैं चीज़ें। 1-2 पेपर में है थ्योरेटिकल में, बाकी तो कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। और बाकी मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, कभी कोई इश्यू आ ही नहीं सकता। पहले पढ़े हुए हज़ारों बच्चे तो जानते ही हैं कि अपना पढ़ाने का पैटर्न क्या रहता है। जो शब्द हिंदी बोलेंगे वो इंग्लिश भी बताते हैं, इंग्लिश बताते हैं उसकी हिंदी बताते हैं। तो एक एक चीज़ को बहुत डीपली समझाते हुए चलेंगे, ठीक है। और कब से पढ़ना शुरू करें सर? देखो इस बार ऐसा है कि और साल तो बच्चे जब अपन जुलाई अगस्त में शुरू कर लेते हैं, जुलाई अगस्त में बच्चे धीरे धीरे कम पढ़ते हैं। दीपावली के बाद सब बच्चे पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब वो पीक टाइम आ चुका। अब इसके बाद जो लेट शुरू करेगा भाई उससे पास नहीं होगी। मैं साफ कहता हूँ, कड़वे शब्दों में कहता हूँ। कोई देखे कि मैं जनवरी फरवरी में शुरू कर लूँगा, मैं नई साल से शुरू कर लूँगा, तो भाई फिर वो मुश्किल होता है काम। क्योंकि पेपर 5 होते हैं, पेपर 5 होते हैं। अब से तो रोज़ाना जैसे 2 घंटे यहाँ पढ़ रहे हैं, 1-1.5 घंटे घर पे प्रैक्टिस कर लो, आसानी पूर्वक रोज़ चलते रहो, पता ही नहीं चलेगा कब एमएससी हो गई। अब आप चाहो कि सर हम 2 महीने में ही काम कर ले, नहीं होगा भाई, बहुत मुश्किल होगा। फिर पेपर वो बैक रह जाएंगे, फेल हो जाओगे। मैं देखो साहब कहता हूँ, फिर चाहे कहीं पढ़ना, मेरे पास पढ़ो चाहे कहीं भी पढ़ो, लेकिन फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो तो अब उचित समय आ चुका है, दीपावली के बाद ही हर साल भी हम नया बैच शुरू करते हैं, जिसमें
सबसे ज़्यादा बच्चे अभी पढ़ना शुरू करते हैं और वो कोई समस्या नहीं आएगी, पूरे पेपर हो जाएंगे, क्योंकि एक साथ दो दो पेपर पढ़ाऊँगा मैं। 5 पेपर हैं तो मैं एक साथ दो दो पेपर पढ़ाएंगे, रोज़ाना एक पेपर की एक क्लास और दूसरे पेपर की 2 बुक पैरेलल चलाएंगे अपन, तो कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इससे उचित समय पीक टाइम है, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। तो इस परफेक्ट टाइम में भी अगर पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए मैं अभी बैच शुरू कर रहे हैं आप लोगों का, तो अभी से शुरू कीजिए भी, जिसको करनी है एक मानस बना लो। और अभी तो टाइम भी कितना ही बचा है, ये साल तो निकल गए, थोड़े से दिनों में पढ़ाई कर लोगे, प्रीवियस हो जाएगी ये लो, पता ही नहीं चलेगा। और तुरंत एमएससी होती भी लगेगी आपको, 1-1.5 साल में एमएससी हो जाएगी, जो 2-2.5 साल में होती है वो 1-1.5 साल में हो जाएगी आपकी। कितना सा टाइम बचा आप एक बार सोच के देखिए, कब से हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो बिल्कुल इतने समय में बस टाइम का आज से ही उपयोग शुरू कर दीजिए। और बिल्कुल पढ़ना लिखना, नोट्स तैयार कर लीजिए, बुक्स कौन सी खरीदनी है, क्या खरीदनी है, वो मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी की कौन से पेपर में कितनी बुक्स हैं, कौन कौन से पेपर होंगे, कौन सी बुक लेके आनी है हमें, तो वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। प्रोसीजर ये रहेगा कि नया बैच, न्यू बैच जो आएगा अपना जल्द ही आ जाएगा बैच पे, वो ऐप पे मिलेगा आपको न्यू बैच। ऐप वैसे तो मालूम होगा बच्चों को, अपना एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए प्यारे बच्चों, और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए भास्कर क्लासेस का अपना ऐप है, और वहाँ एमएससी प्रीवियस का बैच मिल जाएगा आपको। भास्कर क्लासेस का ऐप है, वहाँ जल्द ही आपको एमएससी प्रीवियस का बैच मिल जाएगा। तो एमएससी प्रीवियस के बैच पे वहाँ क्लिक करोगे तो एडमिशन प्रोसेस आपकी चालू हो जाएगी। एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के बैच पे बहुत सारे बैच हैं अपने, तो एमएससी प्रीवियस मैथमेटिक्स के बैच पे आप इनरोल हो सकते हो। 2-2 पेपर चलेंगे प्यारे बच्चों, और अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, और कैसे एग्ज़ाम का पेपर आएगा, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या चीज़ें छोड़नी होती हैं, ये चीज़ें आगे अपने कितनी काम आएंगी, पीछे की चीज़ें क्या काम आएंगी, ये अपन से बेहतर और कोई नहीं बता सकता, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पीछे के पेपर्स भी आप ग्रेजुएशन में भी पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो भली बातें जानते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी चीज़ें नंबर लाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, किन कहाँ से नॉलेज होगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो ऐप डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर से, जिन्होंने नहीं किया हो, भास्कर क्लासेस का एमएससी प्रीवियस का वहाँ बैच मिल जाएगा आपको, और फिर बैच में इनरोल हो जाइए। जो भी सिस्टम है, किसी को भी कोई दिक्कत हो तो अपना हेल्प सेंटर है या हेल्पलाइन है, उस पर कॉल कर सकते हैं आप लोग, तो कोई इश्यू या कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन देखिए प्यारे बच्चों, अभी से पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा 2 घंटे यहाँ क्लास अटेंड करेंगे मिनिमम, 1-1.5 घंटे घर पे उसको रिवाइज करेंगे, डेली एक शेड्यूल से चलते रहेंगे रोज़ाना, तब तो हो जाएगा। आप देखोगे लास्ट में फार्म भर देंगे, यही तो कहते हैं कि फॉर्म भर देंगे लास्ट में और फिर देख लेंगे, नोट्स करा लेंगे। देखो भाई, ऐसा होगा नहीं चलते ही, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें भी होंगी, सीखने को मिलेंगी, पुराने भी बेसिक कंसेप्ट भी काम आएंगे, तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। आप देखो 2 महीने में मैं एमएससी कर लूँ, नहीं होगी प्यारे बच्चों। देखो मैं पहले ही कह देता हूँ साफ साफ, ऐसा नहीं होगा ना ना हो जाएगी भास्कर सर के पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है। भी अभी से पढ़ोगे तब जाके हम नवंबर पढ़ेंगे, दिसंबर पढ़ेंगे, जनवरी फरवरी लास्ट एग्ज़ाम तक पढ़ेंगे, तब जाके सारी चीज़ें होंगी और बहुत अच्छे से होंगी, सारे पेपर्स होंगे। और बहुत बेसिक से चलता ही हूँ मैं, वो आप सब लोग जानते ही हैं भली बातें। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर एक मानस बना लीजिए, और मानस बनाने में समय मत लगाइएगा, और जितना ज़्यादा समय लगाओगे उतने ही पीछे रहते जाओगे क्लासेज में। तो इसलिए प्यारे बच्चों, तुरंत सोच लिया होगा, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आ रहे हैं कॉल मैसेजेस सारे कि सर बैच कब से हैं, बैच कब से हैं। फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, जिससे कि जो बच्चे आपके साथी एमएससी करना चाह रहे हैं वो बच्चे कर सकें, बैच की इन्फॉर्मेशन सबको मिल सके। और पैटर्न मैंने बता ही दिया, पेपर होंगे टोटल 5 पेपर के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश नॉन कॉलेज की कीजिए, मत पढ़िए कॉलेज के चक्कर में। 70-80 हज़ार लाख रुपए बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि भाई जहाँ आप बीएससी में ही कॉलेज में नहीं पढ़ पाए उन टीचर से, तो एमएससी में तो क्या ही पढ़ पाओगे, आप सोच पाइए एक बार। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मेरा यही कहना है कि नॉन कॉलेज करो, आराम से कोचिंग ज्वाइन करो, पहले दिन से पढ़ो, बस नॉलेज ही तो होना चाहिए। फिर नंबर अच्छे हैं, नेट गेट सेट तैयारी करो, आगे नॉलेज चाहिए बस, क्या दिक्कत है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, बुक्स कौन सी खरीदनी है वो मैं बैच में बता दूंगा।
इंग्लिश मीडियम ही चलेगा पूरा। इंग्लिश हिंदी का खौफ मेरे होते हुए किसी बच्चे को होना नहीं चाहिए, वैसे तो होता नहीं है, फिर भी नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें मैं बोर्ड पे लिखूँगा। ब्लैक बोर्ड का अपन पूरा पूरा उपयोग करते हैं, आप भली भांति जानते हैं, तो इसलिए पूरी चीज़ें, पूरी थ्योरम्स मैं यहाँ लिखूँगा। शुरुआत में देखो स्पेलिंग की भी दिक्कत होती है, लिखने में भी दिक्कत होती है, कहाँ सेंटेंस है, क्या वर्ड लिखवा रहे हैं सर, तो शुरू में बहुत सारी दिक्कत होती है, तो वो सब दिक्कत दूर हो जाएंगी। हिंदी के मीनिंग्स मैं बताता ही रहूँगा। और मानस पूरा पूरा बना लीजिए। अब बैच ज्वाइन करना ही करना है और अपन बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इतनी सारी चीज़ें थी और बाकी हम रोज़ाना बताते रहेंगे। जो बच्चे नहीं चीज़ों को पढ़ पाए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, बैच मिल जाएगा आपको। कुछ क्लासें यहाँ भी मिल रही है आपको, तो यहाँ पढ़ लीजिए। बाकी ये सारी क्लासें वहीं बैच के साथ भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जो सबसे पहले जो चीज़ें होंगी, हम एक एक पेपर शुरू करेंगे, फिर दो पेपर पैरेलल चलेंगे बैच के अंदर। ऐप के अंदर जो भी बैच आप लोगे उसके अंदर दो बैचेज पैरेलल चलेंगे। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पढ़िएगा भी। जिसको करना ही है एमएससी, तो फिर किस चीज़ का सोचना विचारना कीजिए तुरंत प्रभाव से। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना पेपर है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम पहले भी पढ़ के आते हैं, इसको अवकल समीकरण कहते हैं। वहाँ कुछ बेसिक पढ़ते हैं, उससे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा पढ़ेंगे अपन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी भी प्रकार की कोई हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन का पैटर्न सीखो, बेसिक थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं भी आता तो मैं सारी चीज़ें आपकी जीरो मान के चलता हूँ। सारे बेसिक्स मैं यहाँ डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका सिलेबस के अनुसार है यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर है बुक का चैप्टर नंबर 5, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन में चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 5 है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म। पर्टिकुलर फॉर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों एक निश्चित रूप के सवाल होंगे, कि एक तरीका है, इस तरीके के ये सवाल है, दूसरे टाइप के सवाल आएंगे, सारे सवाल उसी टाइप के होंगे, फिर इस तरीके के सवाल आएंगे। नॉन लीनियर का मतलब होता है, एक तो लीनियर हम रेखिक तो पढ़ के आते हैं, लीनियर का होता है रेखिक अवकल समीकरण, वो तो हम पढ़ के आते हैं। यहाँ कौन से पढ़ रहे हैं, नॉन लीनियर पढ़ेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज आपकी 5.1 होगी सबसे पहले, और इसमें देखिए सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, दोनों चीज़ें ही हम करेंगे। एग्जाम्पल्स भी करने ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में एग्जाम्पल्स भी आते हैं, और अनसोल्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, दोनों ही लेके चलूँगा मैं साथ, जिससे कि आपके कंसेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं, शुरुआत से ही बेसिक को लेते हुए चलेंगे। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एक मेथड है, और उस मेथड को एक क्वेश्चन में थोड़ा पकड़ने की कोशिश कीजिए, और बाकी सभी क्वेश्चंस में फिर उसी पैटर्न से ही चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम में भी 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है आपको, ये दे रखा 2y डी क्यूब वाई अपॉन दे रखा आपको डी एक्स क्यूब प्लस 2y प्लस 3 dy प्लस 2y प्लस 3 dy अपॉन डी एक्स, और साथ में दे रखा आपको d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इक्वल टू में आपको दे रखा है 2, और कुछ नहीं कह रखा है। इसको क्या करना, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करना है।
अब देखिए कुछ बुक्स में तो कोई हिंदी इंग्लिश का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा, और बाकी जहाँ रहेगा तो वह अपन ही, कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो देखो इस क्वेश्चन के सोल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है बेसिक तरीका, लेकिन उससे सारे क्वेश्चन आसानी पूर्वक सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो उस मेथड को मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। मैं उसी मेथड को समझाऊंगा, उसी मेथड को करूँगा जिस मेथड से हम सारे क्वेश्चन बहुत आसानी पूर्वक, बहुत प्रैक्टिकली हम कर सकें, उसी मेथड को हम लेके चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें जगह जगह, और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन देखिए कि जो इक्वेशन दे रखी है, जो समीकरण दे रखा, उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। द गिवन इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज। कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये सवाल दे रखा हमें, देखिए 2y डी क्यूब वाई अपॉन कितना दे रखा है, डी एक्स क्यूब, और प्लस दे रखा आपको 2y + 3, और ये दे रखा आपको dy अपॉन कितना दे रखा है, dx, और ये है d2y अपॉन क्या है प्यारे बच्चों, dx² प्लस 2dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, 2dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और इक्वल टू दे रखा आपको 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको एक नाम देते हैं। हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसको एक नाम देते हैं। नाम हमने क्या दिया इसको, इक्वल टू में 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वल टू में क्या लिखा हुआ आपके पास, 2। हम इस इतने इक्वेशन को इतना बड़ा न पढ़ने की बजाय इसको एक नाम दे दिया मैंने, और नाम मान लो मैंने क्या दे दिया, u। ठीक है, और लिखेंगे कैसे, यहाँ भी एक dx लगाते हैं और यहाँ भी हम dx लगाते हैं। देखो बेसिक, ज़्यादा कंसेप्ट में नहीं जा रहा अभी, और यहाँ भी क्या लगाते हैं, dx। ठीक है, तो लिख सकते हैं पूरे सवाल को u नाम दे दिया, और पूरे सवाल में क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना होता है इसमें कि ये जो सबसे ज़्यादा बार डेरिवेटिव है, 3 बार है अवकलज या डेरिवेटिव, यहाँ अवकलज या डेरिवेटिव 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो हम सबको कम करते जाते हैं धीरे धीरे, रिड्यूस करते हैं। कम करने का मतलब रिड्यूस करते हैं इसकी, कि 3 वाले को कम करेंगे 2 वाले में, 2 वाले को कम करेंगे 1 वाले में, ऐसे रिड्यूस करते करते भाई जैसे 3 वाले को 2 में करेंगे d2y हो जाएगा, d2y वाले को रिड्यूस करेंगे dy में, और dy वाले को फिर रिड्यूस कर लेंगे y में। तो आंसर किसका आएगा, y का ही तो आएगा इस क्वेश्चन में। भाई जो ऊपर होता है 2 ही तो चर है, y और x 2 ही तो वेरिएबल है, ये तो होता है स्वतंत्र चर जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये कौन सा होता है, आश्रित चर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है आपके पास। हम वैल्यू किसकी निकाली जाती है, y की, और किसके पदों या किसके टर्म्स में आती है, x के टर्म्स में आती है। रिजल्ट किसका चाहिए, y का। तो हम इसको धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, इसको कम करेंगे, 3 वाले को 2 में लाएंगे, 2 वाले को 1 में लाएंगे, 1 वाले से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू अपने सवाल का क्या होगी, आंसर होगी, या क्या होगी आपके पास, रिजल्ट होगी। वही y की वैल्यू अपने पास क्या होगी, सवाल का रिजल्ट होगी, या अपने पास क्या होगा, आंसर होगा। वही की y की वैल्यू सवाल का क्या होगा, रिजल्ट या आंसर होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम इसको करना चाहें तो देखो भाई ये है 2y d3y अपॉन dx3। ठीक है, ये किसके डिफरेंशिएशन से आ सकता है, किसके डिफरेंशिएशन से आ सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा साथ साथ में। ये किसके डिफरेंशिएशन से आ सकता है, ये इसके डिफरेंशिएशन में आ जाएगा। देखो 2 भी चाहिए हमें, y भी चाहिए, और ये देखो ऐसे लेके चलूँ d2y अपॉन dx²। ठीक है, तो इसमें देखो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे एक बार और x के साथ, तो देखो 2 तो बाहर है ही, या ऐसे समझ लो कि y का नहीं कर रहे, इसका करेंगे तो d3y, और ये हो जाएगा dx³ प्लस ये हो जाएगा 2dy अपॉन dx, और इधर हो जाएगा d2y अपॉन कितना हो जाएगा, dx²। ऐसा ही होगा प्यारे बच्चों। एक बार y को छोड़ दिया, इसका कर लिया, तो ये देखो ये ऐसा कैसा आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया आपके पास। तो ऐसे आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि ऐसा लेके चलें तो ये आ जाएगा,
तो ये कम हो गया ना, 3 वाला किससे मिल जाएगा, 2 के डिफरेंशिएशन से मिल जाएगा। आगे जो भी पद आते हैं और टर्म्स एक्स्ट्रा आई वो यहाँ एडजस्ट होती रहेंगी अपने आप ही, उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 सवाल जैसे ही हम करेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी कि हाँ सर ऐसे सवालों में इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी आप जानते हो ये पेपर जो होते हैं ये प्रैक्टिस के पेपर होते हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे बच्चों उतना ही परफेक्ट बनोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्ट बनोगे। हियर तो क्या लिखेंगे, हियर वी ऑब्टेन 2y d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब। ये हम कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब अवकलन, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बाय डिफरेंशिएशन ऑफ 2y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भाई y की भी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ y भी तो होना चाहिए, हम तो रिड्यूस करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं इसको। तो देखो इसको हम मान के चलेंगे यहाँ से, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, मेन इक्वेशन है, इसको कोई नाम दे देंगे, देखो पूरे को u नाम दे के चले हम। तो इस वाले पार्ट के लिए तो देखो कंसीडर हम मान के क्या चलेंगे, हम मान के चलेंगे u1 इज इक्वल टू, इसको लेके चलेंगे u1, तो ये हो गया 2y d2y अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों, डी एक्स स्क्वायर, यही बना आपके पास, ये हो गया 2y d2y अपॉन कितना हो गया, डी एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव करो इसका, अवकलज करो, तो कितना हो गया ये आपके पास du1 हो गया, अरे कितना हो गया आपके पास du1 हो गया, और x के साथ कर रहे हैं तो du1 अपॉन डी एक्स कर दो, ठीक है। यहाँ से देखो ये बन जाएगा आपके पास 2y, इसका कर रहे हैं एक बार, तो ये हो गया डी क्यूब वाई अपॉन कितना होगा प्यारे बच्चों, डी एक्स क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 2, इस बार y का होगा तो डी वाई अपॉन कितना होगा, डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन कितना होगा, डी एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इस dx को इधर लगा सकते हैं, हम इधर भी dx लगा सकते हैं, तो ये हो गया आपके पास dx, क्योंकि हमने यहाँ dx लगा रखे, ठीक है। अब देखिए आप सोचिए कि ये जो आपका पूरा क्वेश्चन था, ये जो पूरा पार्ट है, इसको क्या नाम दे रखा है, u dx। तो देखो नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, पूरा इक्वेशन क्या है, u dx है, u dx में से ये माइनस कर लूँगा ये वाला पार्ट, तो ये और ये हट जाएगा, कम हो जाएगा, तो माइनस कितना करूँगा मैं, du1, u dx में से मैं माइनस कितना करूँगा, du1, u dx का मतलब ये वाले, तो इसमें से ये माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखो ये और ये तो तुरंत कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब इसके बाद में देखिए ये बच गया आपके पास 2 dy अपॉन डी एक्स d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो 2 इंटू 3 कितना है, 6 है, और ये कितना है, 2 है, माइनस कर रहे हैं इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो क्या होगा, ये तो देखो कैंसिल हो गया इससे, इस वाले से, देखो ये तो था u dx में से एक u1 मान लिया, थोड़ा सा सोच के मानना पड़ेगा ये कैसे बनेगा, तो इसके डिफरेंशिएशन से ये बन जाएगा आपके पास, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको हम क्या करेंगे भी, माइनस करेंगे, देखो ये इसमें से माइनस हुआ तो कट गया, ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2y, ये बच गया 2y, और कितना हो गया d2y अपॉन कितना हो गया प्यारे बच्चों, डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये है 2 गुणा 3 6 है, टोटल 6 है, और ये कितना है 2, ये सेम ही तो है ये वाला और ये वाला, तो कितना बचेगा 4, और ये हो गया आपके पास dy अपॉन डी एक्स, और ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और ये एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये हो गया 2 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, 2 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू कितना हो गया dx तो है ही सबके बाहर लग रखा है, कितना हो गया आपके पास dx, यही बना प्यारे बच्चों। अब देखो पहले तो ये u dx वाला सवाल था, कितने में आ रहा था, 3 बार अवकलज या डेरिवेटिव आ रहा था इसमें। अब इसको रिड्यूस किया, अब माइनस करने के बाद ये माना हमने, इसमें से माइनस किया, अब देखो अवकलज या डेरिवेटिव कितनी बार रह गए, 2 बार ही रह गए आपके पास, और कम कर लेते हैं, और कुछ सोचो, जिसको जैसे इसमें इसको u1 नाम दिया था, वैसे अब किसी को u2 नाम दे देंगे, हम u2 कंसीडर करके चलेंगे। थोड़ा सा सोचो कि कम कैसे होगा, तो देखो ये चाहिए d2y,
तो वही जैसे यहाँ 3 चाहिए था तो 2 मान के चले थे, डेरिवेटिव करते ही 3 हो जाता है। वैसे यहाँ कंसीडर कर लेंगे, कंसीडर, इसको कोई नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर देना चाहो तो सेकंड दे दीजिए इसको। कंसीडर, क्या कंसीडर करके चलेंगे प्यारे बच्चों, नया कंसीडर करके चलेंगे u2, और u2 क्या करेंगे 2y भी चाहिए, और एक बार कर लो क्योंकि अवकलज करेंगे ना इसका 2dy/dx। अब देखो इसका जब अवकलज या डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा du2/dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए ये तो हो गया 2y और ये क्या हो गया d2y/dx², बन गया ऐसा कैसा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2, इस बार y का होगा, y का कितना होगा dy/dx, एक dy/dx पहले से है तो कितना हो जाएगा आपके पास dy/dx का क्या होगा प्यारे बच्चों होल स्क्वायर, और ये dx यहाँ ने लगा के, क्योंकि dx अब यहाँ लग रहे हैं तो हम dx को यहाँ लगा देते बस। अब क्या करो, इसको भी इसमें से माइनस कर लो, इसको इसमें से माइनस करेंगे, पहले ये था इसमें से ये माइनस किया तो ये कम हो गया, अब इस वाले को इसमें से माइनस करेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो कम से कम चीज़ें बनती जा रही हैं, आगे से आगे कम से कम चीज़ें हमारे पास बनती जा रही हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इसको माइनस करेंगे हम, तो इतना नोट कर लो बेटा एक बार, इसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं अपन, इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे दिमाग भी चलने लग जाएगा। इसमें क्या करते हैं, ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं, ऑर्डर को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डर कम करते हैं। 3 बार से 2 बार पे आ गए, 2 बार पे आए ना, यहाँ 2 बच गया, इसमें से इसको माइनस कर लिया। फिर एक ऐसा और मान लिया u2, अब u2 का du2 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 बार वाला भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे ऑर्डर रिड्यूस हो जाएगा और हम किसकी ओर बढ़ते चले जाएंगे, आंसर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बस डेली पढ़ते रहिए, साथ साथ चलते रहिए। एमएससी बहुत आसान लगेगा आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन ज़रूरत है डेली रूटीन की, और अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी भाई। अब पीक टाइम आ गया, इतना समय तो एमएससी को देना ही देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कम देना चाहोगे तो फिर मुश्किल है राह आपकी। देखो मैं तो पहले ही कह देता हूँ, साफ कहने वाला इंसान हूँ, तो फिर राह मुश्किल होगी भाई, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए इस वाले को du2 को माइनस करते हैं इसमें से, नाउ क्या होगा, देखो यहाँ देखो नाउ, या अब ये तो है ही आपके पास udx माइनस du1, तो ये हो गया udx माइनस कितना है du1, माइनस इसको माइनस करेंगे तो du2, इधर का तो कर लिया काम पूरा, इधर और इधर का तो ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ माइनस करेंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये देखो एक ये भी कैंसिल हो गया, ये बचेगा सिर्फ आपके पास, यही तो बचना आपके पास 4dy/dx d2y/dx², यही तो बचेगा माइनस करने पे सिर्फ भाई। ये तो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास 4dy/dx और कितना हो गया d2y/dx², और इंटू dx तो चल ही रहा है साथ में, इंटू कितना हुआ dx। ये रिजल्ट हमारे पास आया, ठीक है भाई। अब देखिए क्या करें नेक्स्ट, अब देखिए हम इसमें क्या करें। इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं, सर ये रिजल्ट कैसे लाएं हम, ये रिजल्ट हम कैसे लाएं, ये रिजल्ट कैसे लेके आना है भाई। अब इसका भी सोचना पड़ेगा, इसको भी कम करना पड़ेगा, तो ये देखो कैसे आएगा, हम कंसीडर करके चलेंगे दोबारा से, कंसीडर कोई u3 कंसीडर करके चलेंगे, ये कैसे आए, देखो 4 आना चाहिए, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं लेके चलता हूँ dy/dx का होल स्क्वायर और 2, ये लेके चलता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करो। देखो आप जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करूँगा क्लियर हो जाएगा, du3/dx, dx उधर लगा देंगे 2, पहले किसका होगा पावर का, तो 2 इधर आएगा, 2 × 2, फिर dy/dx ऐसा का ऐसा, पावर का तो हो गया। अब अंदर का होगा, अंदर कितना होगा d2y/dx², तो ये हो गया प्यारे बच्चों 4dy/dx और इंटू कितना हो गया आपके पास d2y/dx²। अब देखो मिला कि नहीं मिला, वैसा का वैसा, फिर से माइनस कर लो इसको, फिर से इसको क्या कर लो प्यारे बच्चों माइनस कर लो, इसको फिर से माइनस कर लेते हैं। देखिए इसको फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग माइनस कर लेते हैं।
इसको हम फिर से माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट या वी ऑब्टेन, क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, यू डी एक्स माइनस कितना हो गया आपके पास डी यू वन, माइनस ये कितना हो गया आपके पास डी यू टू, माइनस कितना हो गया आपके पास डी यू थ्री इज इक्वल टू, इधर ये इससे माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ज़ीरो होगा, तो इक्वल टू कितना हो गया, ज़ीरो। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया डी यू वन प्लस कितना हो गया डी यू टू प्लस ये हो गया डी यू थ्री और इज इक्वल टू कितना हो गया यू डी एक्स, कितना हो गया आपके पास यू डी एक्स। अब देखिए मेरे बच्चों यू डी एक्स, इसका तो इंटीग्रेशन करेंगे तो u1 बच जाएगा, इसका डिफरेंट वो इंटीग्रेशन या समाकलन करेंगे तो u2 आ जाएगा, इसका करेंगे तो u3 आ जाएगा। लेकिन देखो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए इसका तो हो जाएगा u1, इसका हो जाएगा u2, इसका क्या होगा u3 इज इक्वल टू, अब इसका क्या इंटीग्रेशन करें, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपनी नोटबुक में देखिए यू डी एक्स, फिर पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके बराबर ये और बराबर में देखो 2dx और लिखा हुआ है, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2dx लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, कहाँ से रिजल्ट आया पूरी चीज़ें लिख के चला करो, बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, अब इंटीग्रेशन कर सकते हो आप लोग, तो यू डी एक्स का तो नहीं हुआ लेकिन 2dx का तो कर सकते हैं, तो 2dx का कितना होगा, यहाँ इंटीग्रेशन होगा तो 2dx का कितना होगा 2x होगा, अरे कितना होगा 2x होगा, फिर इंटीग्रेशन किया तो कोई कांस्टेंट भी आएगा, तो प्लस कितना आएगा आपके पास c1 है, अरे भाई इंटीग्रेशन किया तो कोई कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा आपके पास c1 आएगा, अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कोई कांस्टेंट आएगा तो कितना आएगा आपके पास c1 आएगा। अब देखिए सर वैल्यू तो y की चाहिए, भाई क्वेश्चन किसके अंदर था, क्वेश्चन किस में था y और x में, तो रिजल्ट भी किस में आना चाहिए y और x में आना चाहिए। अब एक काम कीजिए u1, u2 और u3 की वैल्यू रख लेते हैं, u1, u2 और u3 की वैल्यू है ना अपने पास, पीछे u3 भी है, u2 भी है, u1 भी है, आप नोटबुक में देखिए। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ u1, u2 और u3, u2 u3 की हम वैल्यू पुट करेंगे। आपके नोटबुक में देखिए u1 क्या मान के चले थे हम u1 मान के चले थे प्यारे बच्चों 2y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 2y d2y अपॉन डी एक्स, u2 पीछे क्या कंसीडर करके चले थे 2y dy अपॉन कितना कंसीडर करके चले थे dx, प्लस u3 कितना है, u3 तो ये ऊपर लिखा हुआ ये रहा, ये कितना है 2 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 2x प्लस कितना हुआ c1। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब क्वेश्चन में सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं सबसे पहले करा रहा हूँ कि कोई ये सीख गए इसका मतलब आगे तो किसी सवाल में घबराने की समस्या ही नहीं है। और सवालों में तो ऑर्डर अब कम हो जाता है, बहुत ही छोटा सा बनता है, यहाँ जब वैल्यू रखते हैं ना u1, u2, u3 की तो बहुत आसान सी इक्वेशन बनती है, लेकिन ये सवाल पूरे इस एक्सरसाइज के सभी सवालों से बड़ा, सबसे बड़ा सवाल है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इसमें। अब देखिए एक बार पीछे क्या करके आए थे उसको तो भूल जाओ, पीछे क्या करके आए थे उसको तो भूल जाओ, भूल गए उसको तो ऐसे समझो यही सवाल दे दिया हमें तो किसी ने, यही सवाल दिया हमने किसी ने, ऐसे समझो कि दोबारा नया सवाल आ गया हमारे पास। इस सवाल में एक बार नहीं, इसमें 2 बार काम करना पड़ता है, इसीलिए ये सवाल लेके चला हूँ कि अगर ये पूरा परफेक्ट सीख गए तो और सवालों में तो यहाँ वैल्यू रखते बहुत छोटा सा काम बनेगा, तुरंत चुटकियों में यहाँ ये लो इतने में आंसर आ जाएगा आपके पास। लेकिन इस सवाल में अब पीछे जो करके आए थे उसको तो भूल जाओ, कि पीछे भी कोई सवाल करके आए और ऐसे समझो कि यही हमारा नया क्वेश्चन है, यही हमारा क्या है भाई नया क्वेश्चन है, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो यही हमारा नया क्वेश्चन है, यही हमारा क्या है नया क्वेश्चन है। तो इस नए क्वेश्चन पे वही तरीका लगाना है, सेम मेथड जो पीछे लगाते आए अभी। नाउ अप्लाइंग सेम मेथड, नाउ अप्लाइंग सेम मेथड, नाउ अप्लाइंग सेम मेथड ऑन दिस इक्वेशन, ऑन दिस इक्वेशन को नंबर दे दो, ऑन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होगा, क्या लिखते हैं उसको, यू डी एक्स लिखते थे, इसको नाम दिया था क्या है ये 2y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हुआ प्यारे बच्चों 2y dy अपॉन डी एक्स, और प्लस कितना हो गया 2 dy अपॉन डी एक्स का क्या हो गया आपके पास होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू,
ये हो गया आपके पास 2x प्लस C1 और क्या लगा लिया हमने dx। dx लगा दिया, इसको नाम क्या दे दिया u। अब फिर से वही मानना है कि कोई u1 सोचो और वो घटा दो, फिर और छोटा बन जाएगा। पहले भी सवाल कितने ऑर्डर का था, 3 का, अब सवाल कितने ऑर्डर का हो गया, 2 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का हो गया। और ऑर्डर डिक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे, और ऑर्डर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज। अब हम इसमें कंसीडर करते हैं u1। अब ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, तो मान लो u1 कंसीडर, वही तरीका u1 क्या 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 मानूं भाई। अब तो थोड़ा दिमाग आ गया होगा कि 2 बार वाला चाहिए तो y भी आना चाहिए, 2 भी, और 1 बार लेके चल लेते हैं। जैसे इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा du1 अपॉन dx, वो उधर लगा देंगे। यहाँ से देखिए ये कितना हुआ, 2 का तो 2, y का y, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस y का भी तो करना पड़ेगा, y का कितना होगा dy अपॉन dx, तो ये हो गया dy अपॉन dx। एक dy अपॉन dx पहले से है तो ये इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो और कम हो जाएगा सवाल, तुरंत छोटे छोटा सवाल बनता चला जाएगा। नोट करो भी इसको तुरंत। तो ये सवाल, जितने भी इस टाइप के सवाल हैं, उन सब सवालों में सबसे बड़ी कैलकुलेशन इसी सवाल में, और इसीलिए मैंने इसको सबसे पहले लिया कि अगर ये बिल्कुल दिमाग में एक एक चीज़ समझ के बैठा लिया हमने, तो फिर आगे किसी भी सवाल के कोई भी मेथड हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कोई समस्या नहीं आएगी हमारे, कोई भी क्वेश्चन हो हमारे, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। करें माइनस भी इसको, तो देखो एक सवाल नहीं, यहाँ एक ही मेथड कितनी बार काम आ रहा है, 2 बार काम आ रहा है। यहाँ दोबारा से वही काम चालू हो गया, ऐसे समझ लो ये नया सवाल चालू हो गया हमारे पास। अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो देखो नाउ क्या मिलेगा हमारे पास, कितना है u dx, कितना हमारे अपने पास u dx माइनस कितना हो गया आपके पास du1 इज इक्वल टू, ये प्यारे बच्चों ये इसमें से क्या हुआ माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये यहाँ माइनस हुआ। अच्छा इसका dx भी लगाना यहाँ ना, ये था ना du1 अपॉन dx, ये तो होगा, ये इसमें से ये माइनस हो गया, ये बच गया हमारे पास, कितना बच गया 2y, और ये बच गया हमारे पास dy अपॉन dx, और इनटू कितना हो गया dx, ये बन गया। अब क्या मानो कि ये भी हट जाए, ये भी गायब हो जाए, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, धीरे धीरे चीज़ें आएंगी दिमाग में। कंसीडर u2 इज इक्वल टू मान लो y स्क्वायर, क्यों, देखो जैसे आप du2 अपॉन dx करोगे तो देखो पहले तो पावर का होगा तो 2y, फिर y का होगा तो कितना होगा dy अपॉन dx, बना कि नहीं बना, ये बन गया, dx इधर लगा दो, ठीक है। अब ये इसमें से माइनस कर लो, अगेन दोबारा से ये हो गया u dx माइनस कितना होगा du1, और माइनस कितना होगा du2, ये इसमें से माइनस हो गया, कितना बन गया 0, बन गया 0। अब देखो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ये हो गया du1 प्लस du2 प्लस कितना वो इक्वल टू कितना हो गया आपके पास u dx। अब u dx तो देखो सोल्व होता नहीं, लेकिन हम अभी अभी मान के चले थे कि u dx इसके बराबर और ये इसके बराबर है, तो u dx की जगह हम लिख सकते हैं कितना 2x प्लस c1 इंटू कितना लिख सकते हैं dx। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारे पास u1 प्लस u2, यहाँ से होगा तो इसका तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा c1x, और एक कांस्टेंट और आ जाएगा c2। अब वैल्यू रख लो u1 और u2 की फिर से वापस। u1 किसको मान के चले थे, देखो ये रहा, u1 क्या मान के चले थे 2y, कितना है dy अपॉन dx प्लस u2 कितना है y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c1x, और प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों c2 हो गया, यही बना हमारे पास। अब इसको सोल्व करना, अब देखो कितना आसान सवाल बन गया। पहले शुरू वाला सवाल देखो 3 बार अवकलज या डेरिवेटिव था, अब कितना आसान सा बन गया। अब इसमें भी देखो थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी,
अभी तो कर रहा हूँ सबसे बड़ा सवाल, लेकिन ये सीख गए सारे दिमाग के चारों तरफ से खुल जाएगा आपका। देखो ये ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, जो हम बीएससी में पढ़ के आते हैं वो तो कोई लग नहीं रहा। इसमें थोड़ा सा मान के चलना पड़ेगा। लेट वाई स्क्वायर बराबर मैं वी मान लेता हूँ। वी मान लिया तो देखो सोच के चलो, ये हो गया 2y dy अपॉन डी एक्स, यही होगा 2y dy और dy अपॉन डी एक्स बराबर कितना होगा dv अपॉन डी एक्स। ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, इसको दे दो चाहे इक्वेशन नंबर जो भी 3 4 जो भी देना चाह रहे हो आप, ठीक है। इसमें ये पुट करी तो ये सवाल बन गया dv अपॉन डी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू, ये तो v हो गया, ये dv अपॉन डी एक्स बन गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ c1x प्लस कितना हो गया c2। ये कौन सा सवाल बन गया? ये हम याद करो बीएससी में पढ़ के आते थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम क्या कहते थे? रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण कहते थे जिसको। और वो सवाल कैसे होते थे? ऐसा होता था dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्या होता था qx, ऐसे ही सवाल होते थे। उनमें हम याद करो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे if, जिसको हम कहते थे समाकलन गुणांक। और e की पावर इंटीग्रेशन क्या होता था? px इंटू कितना होता था? dx। फिर इसका लिखते थे सॉल्यूशन, यही होता था। देखो ये बेसिक चीज़ें मैं हमेशा साथ लेके चलूँगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। फिर इसका सॉल्यूशन लिखते थे। सॉल्यूशन कैसे लिखते थे? y इंटू आई एफ और इक्वल टू कितना होता था? इंटीग्रेशन qx इंटू कितना होता था? आई एफ और dx और प्लस कोई कांस्टेंट c या c2 जो भी है। ये तो हम जान के आए। तो ये जो दिख रहा है वो रेखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो देखो यहाँ से देखो ये 1 है वैल्यू, तो ये dy अपॉन डी एक्स की जगह v है। p का काम कौन कर रहा है? 1 कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है? q का। ये किसका काम कर रहा है? q का। तो यहाँ से आई एफ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e की पावर इंटीग्रेशन 1 इंटू कितना होगा? dx, तो कितना हो गया? e की पावर x। अब क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन, हल निकालेंगे इसका। हल में क्या बताया था? y यहाँ नहीं है, यहाँ v है, तो कितना होगा? v इंटू आई एफ कितना है? e की पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो गया प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2 और इंटू e की पावर x dx और प्लस कोई कांस्टेंट c3 आ जाएगा आपके पास। और कोई कांस्टेंट कितना आ जाएगा? c3। भाई c की जगह c3 लगा लो। अब इसको सोल्व कर लो और v की जगह वाई स्क्वायर रख दो, आंसर आ जाएगा अपने पास। तो नोट करो इतना, अभी करते हैं इसको सोल्व। तो बिल्कुल एक एक चीज़ को बेसिक से पढ़ने वाले। और सबसे पहले मैंने बड़ा ही सवाल लिया है, क्योंकि ये पकड़ गए, ये सीख गए, तो फिर आगे वाले सवाल तो चुटकियों में हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं। इसमें तो 2 सवाल के बराबर है, ये 2 क्वेश्चन, दो बार U1 U2 लेके चलें इसमें, तो पूरा डबल काम हो गया इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चंस में काम कम होगा, थोड़ा सा ही काम होगा। अगला जो बनेगा वो बहुत आसान बनेगा, इसलिए कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अब तो इंटीग्रेशन करना है, बस आंसर आ जाएगा। v की जगह क्या मान के चले थे? v की जगह हम कंसीडर करके चले थे वाई स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। v की जगह हम क्या मान के चले थे? वाई स्क्वायर। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं इसका। तो या तो v की वैल्यू अभी रख लो, v बराबर कितना है? वाई स्क्वायर। तो ये हो गया वाई स्क्वायर e की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। फर्स्ट ऐसा का ऐसा, तो यही तो होता है इंटीग्रेशन में। तो ये कितना भी एक्स स्क्वायर प्लस कितना हुआ? c1x प्लस कितना हो गया? c2। फिर होता है माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो गया 2x प्लस c1, ये कितना होगा? 2x प्लस c1। दूसरे का इंटीग्रेशन तो e की पावर x, और ये कितना हो गया? dx और प्लस कोई कांस्टेंट कितना चल रहा है? c3, यही चल रहा है आपके पास। अब देखो दोबारा से इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, दोबारा लगा लो इसमें, तो ये हो गया वाई स्क्वायर e की पावर x इज इक्वल टू, अच्छा e की पावर x भी तो लगेगा है ना भाई। फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड e की पावर x,
फिर फर्स्ट का क्या होता है, अवकलन या डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर दोनों का इंटीग्रेशन। अब ये आसान तो है नहीं, ऐसे तो सोल्व होगा नहीं, वापस से फर्स्ट सेकंड देखेंगे। तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस c1x प्लस c2 e की पावर x माइनस, यहाँ से देखो भी फर्स्ट तो ऐसा का ऐसा, तो ये तो हो गया 2x प्लस c1 e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस, इसका कितना होगा, डिफरेंशिएशन होगा तो 2 होगा इसका, तो e की पावर x और dx, और प्लस कितना हो गया आपके पास c3। तो ये रिजल्ट हो गया आपके पास वाई स्क्वायर ई की पावर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c1x प्लस कितना हो गया c2 ई की पावर x माइनस 2x प्लस c1 ई की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x और प्लस कितना हो गया c3। ठीक है भाई, इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इसमें से थोड़े आसान, e की पावर x का भाग दे दो सब में, भाई आंसर तो आ गया। अब आप चाहे जैसे लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो या एक दो स्टेप और बढ़ा सकते हो। तो ये हो गया वाई स्क्वायर ई की पावर x का देखो डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये तो एक जगह लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया आपके पास 2x। ठीक है, इसके बाद देखो c1 यहाँ भी है c1 यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू c1, कैसे भी लिख दो c1 एक जगह, c2 यहाँ भी है और कहीं c2 है नहीं, तो ये हो गया c2, एक्स स्क्वायर लिखा गया, ये भी लिखा गया, ये लिखा गया, सारे पर लिख दिए हमने। और इसके बाद ये कितना है 2, ये 2 भी यहाँ लिख दो, ये लो प्लस 2 इसके साथ लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, और प्लस c3 ई की पावर x का भाग लेगा तो ई की पावर माइनस x, चाहे जैसे लिख दो। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करने हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस बन जाएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन सबसे पहले कराएं, इससे मन का खौफ निकल जाए। आगे वाले क्वेश्चन आप खुद भी अगर प्रैक्टिस करें, बाकी तो करेंगे अपन, एग्जाम्पल अनसोल्ड चाहे जो भी क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से चलोगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बिल्कुल बने रहिए साथ, और सारी बातें मैंने बताई दी बैच की, शुरुआत में आप आराम से सुनिएगा चीज़ों को। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद सबको, थैंक यू ऑल ऑफ यू।